हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं BHU LLB के 2009 के पेपर सॉल्यूशन के दूसरे एपिसोड की, जहां पर हमने पिछले एपिसोड में कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व किया था और वह पेपर सेट 2009 का सेट नंबर 1 था। कौन सा? सेट नंबर 1। हमने अभी तक इनमें 30 प्रश्नों की चर्चा कर ली है और इसके आगे इस वीडियो में इसकी चर्चा हम करेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जो शुरुआत कहाँ से होगी? हमारा जो शुरुआत होगा क्वेश्चन नंबर 31। यदि आपके पास पेपर है सेट नंबर 1 तो आप वहाँ से भी साथ में जुड़ सकते हैं, यदि नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आसानी से जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 31 कि सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, या फिर इंग्लिश में हम कहें कि अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट, मतलब ध्यान दीजिए, यह पूछने का तात्पर्य इसका यह है कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वह सुप्रीम कोर्ट के में न्यायाधीश बनने के बाद क्या नहीं कर सकता। तो आपके ऑप्शन है 4 कि जांच आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति नहीं हो सकते, पहला। दूसरा है किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, तीसरा विधि आयोग के अध्यक्ष नहीं हो सकते, तीसरा। चौथा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष नहीं हो सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वह बिल्कुल सही होगा। क्या? कि यदि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है वह, तो वह किसी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। यदि आपने जुडिशरी का पार्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इन सभी चीज़ों को आपने आसानी से पढ़ा होगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? सही होगा कि अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट बी, ऑप्शन नंबर 2, प्रैक्टिस बिफोर एनी कोर्ट। मतलब यदि आप एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए तो आप किसी भी न्यायालय या कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो आप आंसर टिक लगाइए 31 का, कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। मुझे मैसेज आते रहते हैं, कमेंट आते थे, मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं रिप्लाई हालांकि नहीं दे पाता, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ता हूँ। तो वहाँ पे आया था सर कि क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताइए। साथ ही कहा था कि सर जितनी भी चीज़ें उनको क्लियर करते चलिए, हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी कन्फ्यूजन में हो, मैं सभी चीज़ों को बताता हूँ। तो आप लोगों ने कहा कि सर चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही, ऑप्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आज आराम से एकदम कोई हड़बड़ी नहीं, धीरे धीरे करेंगे। मैंने सोचा कि चीज़ों को जल्दी से करते हुए आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या? 32। अब हम बात करें 32 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक गणतंत्र का आवश्यक सिद्धांत नहीं है? तो आप क्या है कि विच वन इज़ नॉट एन इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ एन डेमोक्रेसी। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, दूसरा है विधिक शासन, तीसरा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, चौथा है कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका का पृथक्करण। जी हाँ, बिल्कुल, जो 32 क्वेश्चन है उसका ऑप्शन 4 सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 है क्या? तो वह है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका का पृथक्करण डेमोक्रेसी के सिद्धांत का पार्ट नहीं है। मतलब कि सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेशन, यह डेमोक्रेसी का पार्ट या प्रिंसिपल, इसेंशियल प्रिंसिपल नहीं है। तो आप लगाएंगे 32 का क्वेश्चन नंबर 4। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। वह क्या है? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। वह है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रैक्टेड इनटू बाय अ माइनर, मतलब किसी अवयस्क द्वारा किया गया संविदा क्या होता है? मैंने अभी तक, हालांकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी इसके बारे में आगे चर्चा नहीं की है। आज की वीडियो बनाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट में कि कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से हैं। तो यदि आप अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं शुरुआत किया हो तो आप मेरे वीडियो को आसानी से समझ सकते हैं। एकदम बेसिक से क्लास शुरू की गई है, आप उसको एकदम आसानी से आराम से समझ जाएंगे। तो यदि वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल में जाइए, आराम से वहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का बेसिक से क्लास शुरू हो चुका है। तो जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 3 33 का सही होगा कि एक माइनर जो है वह कॉन्ट्रैक्ट यदि करता है तो वह क्या होगा? वायर्ड होगा। मतलब वह कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 33 का क्या था कि अ माइनर या फिर एक अवयस्क द्वारा किया गया करार या फिर की गई संविदा क्या होती है? तो किया गया करार या संविदा शून्य होती है, उसको इंग्लिश में बोले तो वाइड बोलते हैं उसको। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 34। वह कहता है कि पक्ष के
स्वतंत्र सहमति के बिना किया गया करार, मतलब अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी इज़। आपके ऑप्शन है कि शून्य है, अवैध है, किसी भी पक्ष के विकल्प पर शून्यकरण है, और चौथा है कि जिस पक्ष के स्वतंत्र सहमति के बिना करार किया गया था उस विकल्प पर शून्यकरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। ध्यान दीजिए, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उनमें बताया गया था, मैंने बोला था कि फ्री कंसेंट का, फ्री माइंड का होना जरूरी है। यदि आप फ्रॉड, किसी छल कपट या फिर कोई एक गलत इंटेंशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या होगा? वो वायर्ड माना जाएगा। लेकिन जब किसी एक का इंटेंशन गलत हो उसमें, तो उसके एक इंटेंशन के लिए वह क्या होगा? वह कॉन्ट्रैक्ट उसका शून्यकरण होगा। मतलब कि क्या? कि वायडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज नॉट फ्री। मतलब आपको समझा देते हैं कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें से ए का इंटेंशन सही नहीं है, तो इसके इंटेंशन को लेकर वह कंसेंट इसके लिए क्या हो जाएगा? शून्यकरण हो जाएगा, वायडेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन नंबर जो 4 है सही होगा कि अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी इज वायडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वर नॉट फ्री। मतलब जिस पक्ष के स्वतंत्र सहमति के बिना करार किया गया था उस पक्ष के लिए वह विकल्प क्या होगा? शून्यकरण होगा। अगला ऑप्शन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कहता है क्या? कि एक करार जो विधि द्वारा प्रवर्तित नहीं है, मतलब एन एग्रीमेंट विच इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। देखिए, हमने बोला था कि जब एग्रीमेंट को हम इन्फोर्स कर पाते हैं बाय लीगल अथॉरिटी तो वह क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन जब हम लीगल अथॉरिटी द्वारा फॉर्म नहीं कर पाएंगे, इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे, तो वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, तो वह क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, मतलब वायर्ड हो जाएगा। इसका 35 का क्वेश्चन क्या ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिए। क्या? कि एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ वायर्ड, या फिर एक करार जो विधि द्वारा प्रवर्तित नहीं है वह क्या होगा? शून्य होगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर 1 टिक लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 36 है वह कहता है क्या? कि भारतीय संविधान की घोषणा कब, किस तिथि को की गई? ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान इंग्लिश में बोल दें द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रोमुलेटेड ऑन। ध्यान सभी जानते हैं कब की गई थी? 26 जनवरी 1950 को। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। आप टिक लगा लीजिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई इसमें वर्णन करना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वीकृति के प्रतिसंहरण का एक प्रकार है? मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। मतलब कि वो ख़त्म हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट प्रतिसंहरण हो जाए, तो इसका कौन सा प्रकार? आपके पास ऑप्शन है प्रतिसंहरण का नोटिस, समय बीत जाने से, प्रस्तावक की मृत्यु हो जाने से, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके जितने ऑप्शन है वो सही है। मतलब इन चीज़ों तीनों के होने के बाद क्या होगा? प्रतिसंहरण का एक प्रकार है संस्कृति के। ध्यान दीजिए विच, तो इसका ऑप्शन जो नंबर सही होगा वह क्या होगा? 4 से होगा। तो 37 का ऑप्शन नंबर 4 सही लगा लीजिए। क्या? यदि प्रतिसंहरण की स्वीकृति का प्रकार क्या क्या है? प्रतिसंहरण का नोटिस है, समय बीत जाने से है, और प्रस्तावक की मृत्यु है। ये सभी क्या है? कि स्वीकृति के प्रतिसंहरण या फिर क्या है? रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल के एक टाइप है। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 38। वह क्या कहता है? कि कोई भी अपराध के रूप में दंडित किया जा सकता है, मतलब एन एक्ट इज़ पनिशेबल एज क्राइम। कब? तो ऑप्शन है अगर कार्य आपराधिक मन स्थिति से किया गया हो। जी हाँ, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 सही। तुरंत पता चल जा रहा है कि इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1। मतलब कि एन एक्ट इज़ पनिशेबल एज क्राइम इफ़ इट इज़ accompanied बाई अ गिल्टी माइंड। मैंने बोला था कि किसी भी, यदि आपने मेरा क्राइम वाला वीडियो देखा होगा या ऑफेंस वाला, तो उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि कोई भी चीज़ ऑफेंस या क्राइम कब बनती है? जब एक्टर सीरियस और क्या होगा? मेन सीरियस दोनों एक साथ की गई हो। मतलब कार्य तो करें लेकिन उसके पीछे आपका जो इंटेंशन हो गिल्टी माइंड हो, अर्थात आपको उस कार्य करने के लिए दुराशय आपने स्वयं किया हो। तो वही चीज़ है कि किसी कार्य को करने के लिए दुराशय जो होता है, जो गिल्टी माइंड होती है, तभी कोई चीज़ क्या बनती है? क्राइम बनती है। तो इसीलिए एक्ट प्लस गिल्टी माइंड, ये दोनों चीज़ होगी तभी क्या क्रिएट होगा? तभी क्रिएट होगा क्या? क्राइम। तो यहाँ पे बिल्कुल सही। इसके प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
9। तो इस देखिए ये सभी चीज़ें जो हैं 39 क्या है वो है रीजनिंग का प्रश्न, तो इसे हम नहीं करेंगे, आप स्वयं कर सकते हैं इसे। हमने कहा था हम जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, लीगल, पॉलिटी इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो अब 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है क्या कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है। कौन सा? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रारंभ होता है। देखिए सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस कब आपको कहाँ तक मिलता है? यदि आपने प्राइवेट डिफेंस की बात सुनी होगी तो वह कहाँ तक आपको मिलता है? राइट टू प्राइवेट डिफेंस। तो कहाँ तक मिलता है? देखिए जितने तक आपको संभावना हो, यदि उसको लग रहा है कि वह आपको चाकू मारेगा तो उसको भी आप उससे बचने के लिए उतने ही तक का कुछ करते। जैसे कि आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आपको उसके रिप्लाई में कहाँ तक उपयुक्त है? उसको भी एक थप्पड़ मारने तक उपयुक्त है। ये होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। मतलब आपको अपने आप को बचाने के लिए जो डिफेंस दिया गया है, जो लॉ में अपवाद है, तो उसके लिए जितना अगले से क्षति की क्या हो आशंका को मुझे इतना क्षति पहुंचा सकता है तो उतने तक ही आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं एज ए डिफेंस में, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। पता चले वह एक थप्पड़ मारे तो उठ के उसको क्या करो, मर्डर कर दो उसका, तो ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा। तो वही चीज़ है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि जब क्षति की युक्ति युक्त आशंका हो या फिर व्हेन देयर इज़ रीजनेबल क्या है एप्रीहेंसेस ऑफ एनी हार्म टू द बॉडी। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही कर लीजिए। 40 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो 41वां है वह अभी क्या है, रीजनिंग का है, इसको नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ 42 का आता है हमारा क्वेश्चन नंबर कि एक दुकान की खिड़की पर दाम के लेबल के साथ प्रदर्शित वस्तुओं से आशय। यदि आप किसी दुकान में जानते होंगे तो ये लिस्ट लगी होती है कि इस वस्तु का इतना क्या है प्राइस है, इसका इतना 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 है, या फिर कोई ऑफ़र आता है तो आपके सामने वो चिपका हुआ रहता है। तो वो है क्या? तो वो कर रहा एक प्रस्ताव है, काउंटर ऑफर है, एक ऑफ़र है, एक क्या प्रस्ताव की स्वीकृति है, मतलब एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर है, या फिर एक इन्विटेशन का ऑफर है, प्रस्ताव का एक ऑफर है। ध्यान दीजिए, तो यह जो ऑप्शन सही होगा इसके हिसाब से कि यह एक इनविटेशन दिया जा रहा है, एक इनविटेशन ऑफर। जो ऑफर है उसके लिए आपको इनवाइट किया जा रहा है कि ये चीज़ें आपको इतने में मिलेगी, और वो क्या है, एक इनविटेशन है एज ए प्रोफॉर्मा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा 42वां का वह 4 सही होगा। क्या? यदि आप उसको इंग्लिश वाला ऑप्शन से लगाएंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि एन इन्विटेशन टू ऑफर, मतलब आपको ऑफर के लिए इन्वाइट किया जा रहा है वह। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है हमारा क्या कि अपकृत्य में क्या कार्यवाही होगी, मतलब एन एक्शन इन टॉर्ट एराइजेस। देखिए अपकृत्य में कार्यवाही क्या होती है? जब आपका विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या कोई डैमेज होता है तभी टॉर्ट की कार्यवाही होती है। जिसमें ऑप्शन नंबर है कि अगर विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ, ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, अगर विधिक अधिकार के उल्लंघन के फलस्वरूप क्षति हुई हो, दूसरा। तीसरा, अगर सारवान नुकसान हुआ हो चाहे विधिक क्षति न भी हुई हो, तीसरा। चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें है कि व्हेन द वायलेशन ऑफ लीगल राइट, दूसरा व्हेन देयर इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट एंड कॉन्सिक्वेंसेड डैमेजेस, और तीसरा है व्हेन देयर इज सब्सटेंशियल डैमेजेस इवन नो लीगल। इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा 43 का, वह कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1। कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्या? कि अगर विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ होगा, या फिर व्हेन देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ लीगल राइट। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 44। किससे है? क्वेश्चन नंबर 44। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, यह लीगल का एक प्रश्न है। यह कहता है कि ABC डिसाइडेड टू किल X बाई shooting and proceeding towards the house of X. A carrying a pistol went inside the house and shot X dead. B kept standing at the while C is remained in the car waiting for A and B together in the car. Crime here. मतलब देखिए, अब हम आपको समझा देते हैं। यह जो केस है यह ज्वाइंट लाइबिलिटी का केस है। किसका? ज्वाइंट लाइबिलिटी, सह उत्तरदायित्व का। किसका? सह उत्तरदायित्व का केस है। अब यह मतलब क्या होता है इसका? देखिए, ए हैं
बी हैं, सी हैं, तीनों एक क्राइम को कमिट करने के लिए जाते हैं कहाँ पर, एक्स के घर। इसमें से ए क्या करता है कि पिस्टल लेके जाता है और साथ में बी भी जाता है। ए क्या करता है कि एक्स को शूट कर देता है, बी उसके साथ खड़ा होता है और सी बाहर उसका कार में इंतजार करता था। ये सब प्रक्रिया होने के बाद सब सी के साथ क्या कर सकते हैं, भाग जाते हैं। तो अब यही पूछ रहा है कि इनमें से ए बी सी में कौन लायबल होगा। केवल ए लायबल होगा हत्या के लिए, ए बी लायबल होंगे हत्या के लिए कि उसके बाद पूछ रहा है कि ए बी सी में क्या होगा कि तीनों लायबल नहीं होंगे। यही ऑप्शन का पूछ रहा है। तो ऑप्शन क्या है, पहले कि ए बी एंड सी आर इक्वली लायबल फॉर कॉजिंग द डेथ ऑफ एक्स, दूसरा ओनली ए इज लायबल फॉर कॉजिंग क्या है, कॉजिंग डेथ, तीसरा है ओनली ए एंड बी आर लायबल फॉर द कॉजिंग डेथ, चौथा ए इज लायबल फॉर द कॉजिंग डेथ बट बी एंड सी आर लायबल एज अ एबेटर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या कि ए बी और सी तीनों क्या होंगे, हत्या के लिए दोषी होंगे। क्यों? क्योंकि जॉइंट लायबिलिटी केस कहता है कि यह हालांकि किसी एक के द्वारा किया गया है कार्य, लेकिन साथ में दो बंदों ने यहाँ पर क्या किया, उसके साथ दिया क्राइम को कमिट करने के लिए। तो जॉइंट लायबिलिटी केस में ही होता है कि कार्य यदि किसी एक बंदे के साथ किया जा रहा हो, लेकिन उस क्राइम को कमिट करने के लिए जितने व्यक्ति उसके साथ हैं, तो वह जो व्यक्ति एक कार्य कर रहा है वह कार्य बाकी अन्य का भी कार्य माना जाएगा। मतलब ए ने यहाँ हले ही क्या किया, एक्स को शूट किया, मारा उसको, लेकिन फिर भी बी और सी भी सेम लायबल होंगे उसके हत्या के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से होगा क्या कि ए बी और सी समान रूप से हत्या के दोषी होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न रीजनिंग का है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है वह कौन सा, यह 44 में थे, 45वां रीजनिंग का है, 46वां भी रीजनिंग का प्रश्न है। 1 मिनट, नहीं 46वां जो प्रश्न है वह कहता है क्या कि किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के रूप में किसने की। यह आपका अंतर्राष्ट्रीय न्याय इंटरनेशनल लॉ से संबंधित प्रश्न है आपका। इसका जो सही ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्या, ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने क्या किया था कि इंटरनेशनल लॉ को एज अ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी के रूप में क्या किया था, डिस्क्राइब किया था कि उसको इंटरनेशनल लॉ को एज अ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी के रूप में, किसने, ऑस्टिन ने। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा 3 सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 47 है वह क्या कह रहा है कि जेड एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ए एक सर्जन यह जानते हुए कि उसका ऑपरेशन से जेड क्या हो सकता है, मर सकता है, फिर भी वह जेड का ऑपरेशन उसकी सहमति से करता है ताकि उसे उस बीमारी से छूट दिलाई जा सके, निजात दिलाई जा सके। तो पूछ रहा है जेड ने यहाँ क्या किया। यदि जेड मर गया तो वहाँ पर जेड ने कोई क्राइम किया, हत्या किया, तो वही केसेस पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन जो दिए गए कि मृत्यु कारित करने का दोषी नहीं होगा क्योंकि सद्भावपूर्वक जेड के फायदे के लिए कार्य किया गया था, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है कि दोषी होगा क्योंकि वह जानता था मृत्यु की संभावना है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर कि दोषी नहीं होगा क्योंकि जेड की सहमति से किया गया। चौथा, दोषी होगा क्योंकि परिणाम की वह परिवार किए बिना कार्य किया। ध्यान दीजिए, जब डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन आता है तो उसको हम बोलते हैं कौन सा रिलेशनशिप, वह बोलते हैं फिड्यूसरी का। कौन सा, फिड्यूसरी मतलब ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है उनके बीच में। अब देखिए, किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए मैंने बोला कि आपके मन क्या होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गिल्टी माइंड। यदि गिल्टी माइंड होगा उसके बाद साथ में एक्शन होगा कौन सा, उस कार्य को करने के लिए, तभी क्या बनेगा, क्राइम बनेगा। यहाँ एक्शन तो हो रहा है लेकिन साथ में गिल्टी माइंड नहीं है। मैंने बोला कि जब तक किसी कार्य को करने के लिए इंटेंशन गलत ना हो, गिल्टी माइंड ना हो, तब तक वह क्राइम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर उस डॉक्टर के द्वारा उस जेड के इलाज के लिए सद्भावनापूर्वक उसकी सहमति से कार्य किया गया, इसलिए वह लायबल नहीं होगा। तो इस प्रकार जिसका आंसर जो सही होगा वह आंसर नंबर 1 सही होगा 47 का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होता है तो वह कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान दीजिए, यदि हम आपने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ा होगा तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसको कौन सॉल्व करता है, वह करता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। कई लोग ऑप्शन में टिक लगा कर आएंगे क्या, निर्वाचन आयोग।
सोचेंगे निर्वाचन की बात है, निर्वाचन आयोग बना ही है तो क्यों ना हम निर्वाचन आयोग लगाएं, कि निर्वाचन आयोग इसको सॉल्व करेगा। नहीं, ध्यान दीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसको सुलझाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय। इसका ऑप्शन 2 सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 48 का 2 सुप्रीम कोर्ट सही करेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 49। यह कहता है कि प्रायः कहा जाता है कि हमारे संविधान के रचयिताओं के चिंतन की चाबी निहित है, या फिर कि इट इज़ ऑफन सेड दैट द की ऑफ द माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइज एज। कहाँ पर? प्रियम्बल में। प्रियम्बल हमें यह दर्शाता है कि जो संविधान के निर्माता थे उनके चिंतन क्या थे, उनकी चिंतन की चाबी क्या थी। यह जो उनके विचार कहाँ निहित, हमें कहाँ देखने को उनके विचार मिलते हैं कि उनका माइंड का इंटेंशन क्या था। ये चीज़ें हमें हमारे संविधान के प्रियम्बल या फिर हमारे संविधान के प्रस्तावना में देखने को मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा इस प्रकार वह क्या होगा? 1 जो क्या है? प्रियम्बल कर सकते हैं उसको, या फिर हम क्या कह लें? प्रस्तावना कह लें। ठीक, अगले प्रश्न तक चलते हैं। आज का लास्ट प्रश्न 50वां। वह प्रश्न कहता है क्या कि मृत्युकालिक कथन से अभिप्राय क्या है। देखिए, मृत्युकालिक कथन या फिर डाइंग डिक्लेरेशन से मतलब पूछा है। देखिए ध्यान दीजिए, मैंने अभी तक लीगल के जितने भी लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स के वीडियो बनाए, लगभग मुझे याद है 8, 9 या 10 वीडियोस बने होंगे। उसमें मैक्सिमम लीगल टर्म्स की चर्चा कर दी गई है और इस लीगल टर्म्स की भी चर्चा, डाइंग डिक्लेरेशन की वहाँ पर चर्चा की गई है। यदि आप नहीं देखा अभी तक तो उसको जल्दी से जाइए देख लीजिए सभी वीडियोज़ को, क्योंकि हर एक जितने भी लीगल टर्म्स मैंने बताएं, किसी में 10, किसी में 15, किसी में 10, किसी में 15, सभी के सभी इसी पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के संकलन है एवं वही प्रश्न है जो कि किसी न किसी लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए। तो यदि नहीं देखा हो तो तुरंत जाइए देखिए। यदि अब पूछा गया कि डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है या मृत्युकालिक कथन का मतलब, देखिए जब कोई व्यक्ति मृत्यु की तरफ होता है तो उसके मृत्यु का कारण या फिर उसके मृत्यु का जो रीज़न होता है वह उससे पूछा जाता है। तो मृत्यु के पूर्व दिया गया कोई सुसंगत तथ्य से संबंधित बयान ही क्या कहलाता है? मृत्युकालिक कथन या फिर डाइंग डिक्लेरेशन कहलाता है। हम इंग्लिश में बोल रहे हैं कि अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स मेड बाई अ पर्सन बिफोर हिज डेथ, मतलब अपने डेथ के पहले कोई ऐसा फैक्ट बताना अपने डेथ के बारे में डाइंग डिक्लेरेशन कराता है। इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमने इस वीडियो में कुल कितने प्रश्नों को सॉल्व किया? 20 प्रश्नों को सॉल्व किया और उसको जानने का प्रयास किया, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझने का प्रयास किया। एज आपके कमेंट के अनुसार यदि कोई चीज़ अभी भी कल क्लियर नहीं हो, कोई चीज़ छूट रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, अगले वीडियो में उसे पूरा करने का संभवतः पूरा प्रयास किया जाएगा। यदि ये चैनल पर नए हो, देखिए आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और चैनल पर हैं आप तो अपने दोस्तों के साथ भाई शेयर तो करिए। इतनी मेहनत आप लोगों के साथ की जा रही है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, बाकी लोगों तक हमारी रीच पहुँचाइए। मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।